विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चंद हफ्तों में चुनाव होने जा रहे हैं। कहा जाता है कि लोकतंत्र का महापर्व होते हैं चुनाव, और देश के लोग बेहद भाग्यशाली हैं कि हर 5 साल में उन्हें अपनी मनमर्जी की सरकार चुनने का मौका मिलता है। चुनाव आयोग की हर बार ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जाए। पहले मतदान, फिर जलपान, और इस तरह की अलग अलग योजनाओं को और अलग अलग संदेश को लेकर चुनाव आयोग आम जनता के बीच में जाता है, और इसके लिए चुनाव आयोग वक्त वक्त पर स्टेट आइकन्स का इस्तेमाल करता है। हमारे साथ एक ऐसी ही स्टेट आइकन है मुस्कान नेगी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। मुस्कान नेगी मौजूदा वक्त में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं म्यूज़िक की, और चाहे बात अपनी आवाज़ की जादू बिखेरने की हो या फिर बच्चों को संगीत सिखाने की, मुस्कान नेगी हर जगह ही अव्वल स्थान पर खड़ी हुई नज़र आती हैं। मुस्कान नेगी की पहचान सिर्फ यही नहीं है कि वे बचपन से दृष्टिबाधित हैं, लेकिन जो मुस्कान का हौसला है और जो जज्बा है वो मुस्कान को सबसे अलग बनाता है। और जिस तरह मुस्कान का नाम है, कहते हैं कि यथा नाम तथा गुण, और हमेशा ही मुस्कान के चेहरे पर आपको एक खूबसूरत मुस्कान नज़र आएगी। हमारे साथ वही मुस्कान बात करने के लिए मौजूद हैं जो इलेक्शन कमीशन की स्टेट आइकन है। मुस्कान, बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चौथी बार मौका दिया इलेक्शन कमीशन ने इस बार कि आप लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें, और आपने सबसे पहले साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इसकी शुरुआत की थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि लगातार चौथी बार अब आपको ये मौका मिल रहा है, और आप किस तरह लोगों को जागरूक कर रही हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान वो मतदान ज़रूर करें, और क्यों वोटिंग ज़रूरी है लोगों के लिए लोकतंत्र में? जी, जैसे कि इस बार भी मैं सबको मोटिवेट कर रही हूँ, लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, जागरूक कर रही हूँ मतदान करने के लिए। इससे पहले भी मैंने 2017 से लेके मैं ये करते आ रही हूँ। हर चुनावों में मैंने मोटिवेट किया है, कॉलेजेस में, गाँव में, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू भी मैंने लोगों को मोटिवेट किया है मतदान के लिए, कि जब मैं मतदान कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। और ये हमारे पास एक मौका है, हमारा अधिकार है। इवन अधिकार के साथ साथ ये हमारा कर्तव्य भी है कि जब हम अपनी इच्छा अनुसार एक मजबूत सरकार या मजबूत लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं और उसमें हम अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, तो हमें इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें वोट ज़रूर करना चाहिए। और जैसे कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है, तो फिर अगर महिला जागरूक होगी तो महिला के साथ साथ उसका पूरा परिवार जागरूक होगा मतदान करने के लिए, कि हमें मतदान ज़रूर करना चाहिए ताकि हम एक मजबूत सरकार का निर्माण कर सकें। अच्छा मुस्कान, जब आपने पहली बार ये शुरू किया था 2017 में, तब आपकी उम्र मात्र 21 साल थी। अब धीरे धीरे आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस भी हुआ, आपने अलग अलग देशों की यात्रा भी की, अलग अलग राज्यों में भी आप गई। तो आपको कैसा लगता है लोगों के बीच में जाकर, जब लोग, आपको लगता है कि वोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, या फिर ढीला रवैया लोगों का वोटिंग के लिए रहता है? वैसे 2017 से लेके आज तक मतदान में थोड़ी जनसंख्या, मतलब मतदान की जो प्रतिशतता है वो थोड़ी बढ़ी तो है, लेकिन हमारी जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं उतना अभी मैं देखती हूँ कि थोड़ा कम ही लोगों का रवैया है। जितना होना चाहिए मतलब उतना नहीं है इस तरह मतदान को लेकर। मुस्कान, जैसे जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं या पहली दिन कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पहला कदम रखा, और आपने भी बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर जब शुरुआत की होगी, तो जो पहली चीज़ होती है वो हमेशा हम अपने साथ जीवन भर की याद रखते हैं। तो जैसे यंगस्टर्स हैं, पहली बार वोट देते हैं, तो आपको लगता है कि यंगस्टर्स को भी मोटिवेटेड रहना चाहिए और देश की मजबूती के लिए इस तरह वोटिंग के लिए आगे बढ़ना चाहिए? मतलब आपने जिस तरह अपनी बात में भी कहा कि न सिर्फ अधिकार के तौर पर बल्कि कर्तव्य के तौर पर भी इसे युवा इस्तेमाल करें। जी हाँ, जैसे कि मैंने भी फर्स्ट टाइम वोट किया था तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी कि वोट करना है। मुझे याद है कि हाँ, 2017 में ही मैंने पहली बार वोट किया था, क्योंकि उससे पहले तो चुनाव हुए नहीं थे, और जब हुए थे तो तब मैं छोटी थी। तो फिर 2017 में ही मुझे स्टेट आइकन भी बनाया गया था, और उसी टाइम मेरा फर्स्ट वोट भी था, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं वोट करूँ और अपनी इच्छा अनुसार अपनी जो सरकार बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करूँ। तो मुझे लगता है कि हमें युवाओं को भी इसी तरह से अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि हम जो वोट जो है, मतदान जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं और इसका क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा मुस्कान, 2017 में जब आपने पहली बार वोट किया, उसके बाद 19 में भी वोट किया होगा, फिर 22 में भी वोट किया होगा, दिव्यांगों के लिए
चुनाव आयोग समय समय पर प्रयास कर रहा है कि आप लोगों को भी मतदान करने में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। जी। आपने बीते 5-6 सालों में कोई बदलाव देखा है कि कुछ वोटिंग में आपको बदलाव नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी भी वोट की सीक्रेसी बनी रहे बाकी लोगों की तरह? इस बारे में आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव हो रहे हैं इस दिशा में भी? एक्चुअली जब मैंने 2017 में वोटिंग की थी तो उस टाइम मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। जी। हमें बैलेट पेपर जो था वो ब्रेल में दिया गया था, उसको पढ़कर मैंने खुद वोट किया, क्योंकि जो हमारे वोट की जो सीक्रेसी बनी रहती है और हम जब खुद वोट करते हैं तो और भी ज़्यादा एक खुशी होती है कि नहीं, हमने खुद वोट किया, स्वयं वोट किया। और फिर 19 में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा कम हो गया, मतलब उम्मीद के मुताबिक उतना कुछ संतुष्ट नहीं हुई मैं। अच्छा। और फिर पंचायती चुनाव थे, उनमें भी मेरे को कुछ संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि वो हमारी ऐसी वो है, व्यवस्था है, ऐसी प्रणाली है कि भाई हम किसी और की हेल्प से हमने उसमें वोट किया। तो ऑब्वियसली हमें ये लगता है कि ठीक है, हमारी फैमिली से होगा तो विश्वास पात्र ही हो, लेकिन कोई और भी अगर हो किसी और व्यक्ति के साथ तो फिर वो सीक्रेसी शायद ना भी हो। और उसके बाद 2022 में जब मैंने वोट किया तो भी एक्चुअली हमें ये था कि 2022 में हमने होम वोटिंग की थी, उसमें भी मुझे कुछ ज़्यादा संतुष्टि नहीं हुई, कुछ मज़ा नहीं आया कि ये हमारे वोट, हालांकि वो सरकार की या इलेक्शन कमीशन की वो एक अच्छी पहल थी कि होम वोटिंग दी जाए। जो बुज़ुर्ग हैं, अब 80 जिनकी उम्र है उससे अधिक, या फिर जो सीवियर डिसेबिलिटी वाले हैं, या फिर जो ऑप्ट करते हैं कि हमने होम वोटिंग करनी है, एक अच्छी शुरुआत थी। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है, इसमें भी वही है कि वोट की सीक्रेसी, कि हम क्योंकि इसमें हमने स्टैंप लगानी है, वो भी हम किसी और की हेल्प से लगाएंगे, सेम वही चीज़ हो जाती है इसमें। तो बाकी मेरा मानना है कि इलेक्शन कमीशन इसमें थोड़ा और कुछ सुधार कर सकते हैं। अगर होम वोटिंग भी करनी है तो उसमें भी कुछ और इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है, वो बहुत ज़रूरी है। ब्रेल की मदद से हो तो फिर आसान हो जाएगा काम, जैसे 2017 के चुनाव में। जी हाँ, एक्चुअली क्या है, बैलेट पेपर तो ब्रेल में हो सकता है, लेकिन जो हम वोट देते हैं वो ऐसा हो कि हमारे लिए भी एक्सेसिबल हो, कि हमने जहाँ वोट किया है वो हमारा वोट सही जगह पे गया है। और जो वीवीपैट है वो अभी तक मुझे नहीं लगा कि एक्सेसिबल है, क्योंकि उसमें भी जब उसमें वो जो स्लिप जो आती है उसमें हमें पता नहीं चलता है कि हमारा वोट, मतलब हाँ, जब बाकी जो देखने वाले लोग हैं या नॉन डिसेबल लोग हैं उन्हें पता चल जाता है, वो देख सकते हैं कि हमारा वोट सही जगह पे गया है। तो इस तरह से हमें भी पता चलना चाहिए, इसके लिए भी कुछ काम हो सकता है। अच्छा, मुस्कान, अब इलेक्शन से हटकर आपके जीवन पर आएंगे। अभी 7-8 महीने आपको हो गए बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर सेवाएं देते हुए, एक स्टूडेंट से बदलाव होते हुए अब टीचर के तौर पर सेवाएं देना, और जो एक यूनिवर्सिटी में पिछले साल तक एक बच्चे के तौर पर पढ़ रही थी लड़की, अब वो बतौर टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, तो ये अनुभव कैसा है आपके लिए? ये शुरू में तो ये लगता था कि कैसे मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये मैंने तो कभी ऐसे टीचिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं लिया। मतलब होता है ना, जैसे हम साइड बाय साइड किसी को कुछ सिखा रहे हैं, किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, वो भी कभी मुझे अनुभव नहीं हुआ। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो मेरे साथ एक और टीचर हैं, सुनीता मैम, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, और वो भी हैं म्यूज़िक वोकल है उनका सब्जेक्ट। तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं कोई बात नहीं, मैं जितना हो सके तुम्हारी हेल्प करूँगी, ये वो और उनकी बहुत हेल्प मिली। और जब मैं अब स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो ऑब्वियसली अब शुरू में शायद थोड़ी कमी भी रहती होगी, लेकिन मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं अच्छा इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छा रिज़ल्ट हो, और स्टूडेंट्स को मैं अच्छे से समझा सकूं, पढ़ा सकूं। और इसके अलावा बाकी कॉलेज मुझे बहुत कोऑपरेट करता है, चाहे प्रिंसिपल मैम हो या बाकी स्टाफ हो, सुनीता मैम, सब मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं, और स्टूडेंट्स भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। जी। अच्छा मुस्कान, आपने जब आप बचपन में थे अपने, तो कब आपने सोचा था कि म्यूज़िक की तरफ आप जाएंगी, और कभी सोचा था कि ऐसे म्यूज़िक टीचर भी बनना होगा, या फिर ये बढ़ते साथ होता चला गया और फिर म्यूज़िक टीचर तक ये सफ़र पहुंच गया है? अब ये पड़ाव के तौर पर हम इसे देखें अगर। एक्चुअली मैंने जो बचपन का तो पता नहीं, लेकिन मुझे गाने का तो शौक़ था ही, तो मैं गाती गुनगुनाती रहती थी। तो जब मैं स्कूल गई, अपने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड कुल्लू से मेरी स्कूलिंग हुई है, वो जब मैंने वहाँ पे स्कूलिंग शुरू की तो साइड बाय साइड
मैंने म्यूज़िक भी शुरू किया सीखना, क्योंकि हमारे एक टीचर थे ना, उनको लगा होगा कि ये अच्छा गा सकती है, तो उन्होंने ही सीखने के लिए प्रेरित किया। और फिर जब सीखना शुरू किया तो फिर मुझे यही लगा कि मैं म्यूज़िक टीचर बनूँगी, मैं म्यूज़िक टीचर बनूँगी। और फिर धीरे धीरे जब सीखती गई, आगे बढ़ती गई, फिर मुझे ये लगा नहीं नहीं, म्यूज़िक टीचर से भी ऊपर कोई चीज़ है। तो फिर मुझे ये लगा नहीं, फिर मैं म्यूज़िक प्रोफेसर बनूँगी, ज़रूर प्रोफेसर ही बनूँगी। कौन सी क्लास में थे जब आपने सोचा था ऐसा? ये तो फिर मैंने 9th 10th में आकर मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मैं म्यूज़िक प्रोफेसर बनूंगी। क्योंकि जैसे हमारे स्कूल में भी कुछ आते थे, कॉलेज से प्रोफेसर आते थे, उनसे भी हमारा मिलना होता था, कुछ बातचीत करने ऐसे, तो उनसे फिर ये लगा कि नहीं, मैं भी म्यूज़िक की प्रोफेसर बनूंगी। अच्छा मुस्कान, और क्या क्या परेशानी होती है फिर कॉलेज आने जाने में? ऐसे कि आप कह रहे हैं कि हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी परेशानी तो होती होगी। क्या क्या पूरे दिन में क्या परेशानी आपको उनसे दो चार होना पड़ता है पूरा दिन भर? एक्चुअली परेशानियाँ जो हैं वो मेरी अब स्वयं की परेशानियाँ भी है, और क्योंकि मोबिलिटी मेरी इतनी अच्छी नहीं, मोबिलिटी क्या कहूँ मैं, यहाँ बंदर हैं। अब मैं कॉलेज से अगर घर आऊँगी जाऊँगी, मुझे रास्ता पूरा याद है। अगर मेरे साथ कोई अननोन भी होगा तो मैं उसको पूरा गाइड करूँगी कि नहीं, इधर ये मेरा घर का रास्ता है, यहाँ से मेरा कॉलेज है। वो मुझे पूरा रास्ता याद है, लेकिन मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है। तो क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि कब कहाँ बंदर आ जाए, या फिर अगर मैं स्टिक लेके चलूँ तो फिर कहीं तो बंदर को स्टिक लगे या फिर वो मुझ पे अटैक करे, तो मुझे इस चीज़ का बहुत डर रहता है। और तो फिर जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मेरे पापा मेरे साथ होते हैं कॉलेज तक, फिर कॉलेज में मुझे छोड़कर फिर वो घर आ जाते हैं। और फिर उसके अलावा कॉलेज में भी फिर हमारी अटेंडेंस का वो है, वहाँ पे बायोमेट्रिक्स होता है, लेकिन वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। एक समस्या ये भी है, वो एक्सेसिबल नहीं है। तो एक्चुअली वहाँ उसमें क्या होता है कि हमें आधार नंबर की 8 डिजिट्स डालनी पड़ती हैं। अच्छा। और जो कि एक्सेसिबल नहीं है। 8 डिजिट्स वो मुझे पापा मेरे उसमें डालते हैं, और फिर उसमें मैं अपना थंब वो करती हूँ। अच्छा। और लेकिन वैसे तो ये गवर्नमेंट ने अब ये किया है कि एक नोटिफिकेशन आई है कि इसमें हमें एग्जाम्प्ट है। तो फिर अभी मैं ये अटेंडेंस का नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसका दूसरा अल्टरनेट होना चाहिए। क्योंकि जब हम कॉलेज आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमें सैलरी मिल रही है, तो हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए कॉलेज में। और इसके लिए दूसरा अल्टरनेट फेस का भी तो है। अगर हम वहाँ खड़े हो जाते हैं तो वो हमारा फेस रिकॉग्नाइज करके हमारी अटेंडेंस हो सकती है, तो इसलिए अल्टरनेट हो सकता है। तो ये भी एक समस्या है। फिर थोड़ी सी समस्या ये है कि थोड़ा सा कॉलेज में इधर उधर जाने को भी यही है कि अंदर ही अंदर तो चलो ठीक है, मैं चली जाऊँ इधर उधर, बाहर फिर वही है कि कहीं बंदर, कहीं ये, कहीं वो, सो बस मेन तो यही है। बाकी तो स्टूडेंट्स को पढ़ाने और लिखाने में वो थोड़ा सा, प्रैक्टिकल में तो इतनी समस्या नहीं आती है, और थ्योरी में थोड़ा सा ये होता है कि हमारे म्यूज़िक में क्या है कि जो साइंस होते हैं कुछ, तो वो साइंस मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में समस्या आ सकती है। अभी तो मैं हेल्प ले लेती हूँ किसी न किसी की। जी जी। अच्छा मुस्कान, अमेरिका में आपने 2016 में परफॉर्म किया था? 18 में। 2018 में परफॉर्म किया। कैसा एक्सपीरियंस था अमेरिका में जाकर परफॉर्म करना आपके लिए? अमेरिका जाना मेरे लिए, जब मैंने सुना था तो मेरे को ये था कि मैं जा पाऊँगी, वाकई मैं जा सकती हूँ क्या? तो क्योंकि वही है ना कि बोलते कई लोग कुछ के कुछ बोलते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं चली जाती। लेकिन जब मैंने पासपोर्ट बनाया, फिर जब मैंने वो NGO है एक, समर्थनम ट्रस्ट बेंगलोर में, तो उनके स्पॉन्सरशिप में मैं गई थी, उन लोगों के ग्रुप के साथ मैं गई थी। अच्छा। तो फिर फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ट्रैवल किया था, तो वही सपनों की उड़ान थी। तो और अमेरिका जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब मैं अमेरिका गई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। वहाँ पे कई कॉन्सर्ट्स किए, और कुछ टेम्पल्स में भी हमने कुछ भजन वगैरह परफॉर्म किए हमने। अच्छा। और मैंने साउथ इंडियन भी परफॉर्म किया, साउथ इंडियन लोगों के बीच में। एक्चुअली वो मैंने बेंगलोर में ही साउथ इंडियन गाने कुछ वो सब सीखे मैंने बेंगलोर में जाके, उसके बाद अमेरिका में परफॉर्म किए। ये पहाड़ की बेटी ने कैसे सीख लिया साउथ का गाना? ये बस याद करके, वैसे ही सुन सुन के याद करके वो लिरिक्स। जी, पहले याद करती थी, फिर उनसे पूछती थी कि ये लिरिक्स बताओ सही है या गलत है। जी ठीक है मुस्कान, बात की आपने, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मुस्कान है, हमारी छोटी बहन, और मुस्कान सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मुस्कान भले ही देख नहीं सकती, लेकिन मुस्कान कई ऐसे लोगों को राह दिखाती हैं जो आगे बढ़ने की चाह रखते हैं।
आपने सुना कि मुस्कान के जीवन में संघर्ष बहुत हैं, लेकिन मुस्कान का जो जज्बा है वो हर संघर्ष से मुस्कान को पार लगाता है। अब मुस्कान चुनाव आयोग की चौथी बार स्टेट आइकन बनी है और आपको जागरूक कर रही हैं मतदान के लिए। तो अगर मुस्कान आगे बढ़कर मतदान कर सकती हैं तो आखिर आप क्यों नहीं। और जिस तरह मैंने शुरुआत में कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है चुनाव, और 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है अपनी सरकार को चुनने का, तो सरकार चुनिए और चुनाव वाले दिन, वोटिंग वाले दिन बाहर निकलें और मतदान ज़रूर करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।